कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं इसीलिए। तो अब हम लोग ब्लॉटिंग पढ़ेंगे। चलो अब थोड़ा सा दूसरे तरीके के टेक्निक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में पहला टेक्निक हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का हाइब्रिडाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन तो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहा जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन एक सिंपल सा फिनोमिनन है जिसमें कोई एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर आरएनए के साथ एनीलिंग करता है, जुड़ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, उसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन? इट इज ए फिनोमिनन पिछले बार हम लोग इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लास्ट में ही पढ़ लिए थे। जिन लोग पिछले बार पढ़े हैं उन लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कॉपी में देख सकते हो, शायद तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब खत्म हुआ था तो पढ़ लिए थे। इस बार यहाँ पे टेक्निक्स में पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज ए फिनोमिनन जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा तो वो क्या करेगा, अपना जो भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर आरएनए होगा उसके साथ बाइंड कर लेगा, एनिलिंग कर लेगा। इसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये है हमारा टारगेट डीएनए। टारगेट डीएनए वो भी कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट डीएनए। और इस टारगेट डीएनए के साथ आके अगर हमारे हमको इस टारगेट डीएनए को बाइंड करके रिकॉग्नाइज करना है तो हमको एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भेजना पड़ेगा छोटा सा, जो जाके इसके ऊपर बाइंड करेगा और बाइंड करके हमको टारगेट डीएनए के बारे में जानकारी दे सकता है। तो वो छोटा सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो बाइंड करने के बाद टारगेट डीएनए के बारे में जानकारी दे सकता है उसे कहा जाता है प्रोब। तो प्रोब क्या है? तो प्रोब के बारे में समझो। प्रोब है हमारे लिए एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। प्रोब क्या है? एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसको लेबल कर दिया गया है, विच इज लेबल्ड बाय
फ्लूरोसेंट और रेडियो लेबल टैग। तो प्रोब है एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, और इस छोटे से न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हमने क्या कर दिया है, टैग कर दिया। जो लो यहाँ पे हम लोग टैगिंग भी दिखा दे रहे हैं कि इसके ऊपर हमने एक फ्लूरोसेंट मॉलिक्यूल जोड़ दिया है, जिसके कारण जब टारगेट डीएनए के साथ बाइंड करेगा तो एक विजिबल सिग्नल दे सकता है, हमको चमक सकता है। या फिर रेडियो लेबल्ड टैग हो सकता है, तो रेडियोग्राफी के दौरान हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रोब जो है टारगेट डीएनए के साथ कहां पे बाइंड किया हुआ है। इसको बोलेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोब्स का यूज करते हैं। अब प्रोब का सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो याद करो हम लोगों ने एक तरीका पढ़ा था निक ट्रांसलेशन, याद है जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे थे। डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में, तो हमने निक ट्रांसलेशन पढ़ा था। हम लोग प्रोब का सिंथेसिस निक ट्रांसलेशन के द्वारा कर सकते हैं, पीसीआर के द्वारा भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये दो तरीके बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, निक ट्रांसलेशन और पीसीआर के द्वारा हम लोग प्रोब्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। अब ये प्रोब क्या होते हैं, तो प्रोब ऐसे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो टारगेट डीएनए के साथ बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद हमको सिग्नल देते हैं कि टारगेट डीएनए के साथ बाइंडिंग हो चुकी है, और टारगेट डीएनए ये रहा, तो वो कहलाता है प्रोब। प्रोब का यूज करके हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। तो अब प्रोब एकदम स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, स्पेसिफिक टारगेट के साथ जाके बाइंड करे, तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रिंजेंसी है वो ज्यादा हो रहे। हमको हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रिंजेंसी जो होती है वो हमेशा ज्यादा रखनी पड़ती है, अगर हमको परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग चाहिए। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग का मतलब ये जो प्रोब है एकदम परफेक्ट टारगेट डीएनए के ऊपर जाके बाइंड करे, इसके लिए ये जरूरी है कि तुम हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रिंजेंसी को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। अब हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रिंजेंसी को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि तुम टेम्परेचर हाई रखोगे। क्या करोगे, टेम्परेचर को हाई रखोगे, और टेम्परेचर हाई रखने के बाद सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लो रखोगे। तो तुम टेम्परेचर क्या करोगे, ज्यादा रखोगे, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम रखोगे, तो तुम हाइब्रिडाइजेशन की हायर स्ट्रिंजेंसी को अचीव कर सकते हो। अब रीजन क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा रखो और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम रखो, तो समझो, मान लो यह है तुम्हारा टारगेट डीएनए। अब इस टारगेट डीएनए के साथ एक प्रोब बाइंड किया, और ये प्रोब जो है उसमें मिसमैच देखने को मिल रहा है तुमको। ओनली एक जगह पे मिसमैच है, बाकी जगह पे 100 परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग है, एक जगह पे मिसमैच है।
तो अगर टेम्परेचर कम रहता तो ये मिसमैच जो है उसके ऊपर उतना ज्यादा फोकस जाता है नहीं, क्योंकि ओनली एक ही एक मिसमैच है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर तुम इंक्रीज कर दोगे, एक मिसमैच की वजह से भी क्या हो सकता है, तुम्हारा प्रोब जो है वो यहाँ पे बाइंड नहीं रह सकता। प्रोब यहां से क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तभी प्रोब अपने टारगेट डीएनए के साथ बाइंड करेगा जब वहां पे 100% कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग नहीं हुई तो फिर ये यहां से रिलीज कर दिया जाएगा। एक मिसमैच की गड़बड़ी को भी गड़बड़ी की तरह देखा जाता है और हायर टेम्परेचर के ऊपर वो रिलीज कर दिया जाता है। पहला बात तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो मिसमैच होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमको रखना है कम। ऐसा क्यों है, तो देखो, डीएनए का जो बैकबोन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है माइनस, पता है ना, फास्फेट ग्रुप होता है डीएनए के बैकबोन में, और बैकबोन में फॉस्फेट की वजह से चार्ज होता है माइनस। प्रोब का बैकबोन भी तो डीएनए का है, तो उसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा, माइनस। अब माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन होता है, ये चीज पता है, माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन होता है। तो जब अगर रिपल्सन हो रहा है, माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो प्रोब तभी जाके बाइंड करेगा तुम्हारे टारगेट डीएनए के साथ जब कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो। बाइंडिंग ज्यादा अच्छे से हो रहा है तो रिपल्सन के फोर्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा मजबूत इंटरेक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मिल जाएगा, तो प्रोब बाइंड रह सकता है। लेकिन अगर तुम ज्यादा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन रखते, तो हाइयर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही आता, तो सॉल्ट का मतलब क्या है, Na+Cl- माना कि, तो ये Na+ चार्ज क्या करता, ये Na+ जाके इस माइनस चार्ज को छिपा लेता, और माइनस चार्ज को छिपा लेता तो रिपल्सन नहीं हो पाता, और रिपल्सन नहीं हो पाता तो गलत प्रोब भी जो है वो टारगेट डीएनए के साथ बाइंड कर सकता है। मिसमैच रहा और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा तो भी गलत तरीके का जो डीएनए है, गलत तरीके का जो प्रोब है वो जाके बाइंड कर सकता है। इसीलिए हम लोग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जितना हो सके उतना कम रखते हैं, ताकि चार्ज को ना छिपाया जाए। चार्ज नहीं छिपेगा तो गलत प्रोब्स अगर बाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर रिपल्सन हो जाएगा, और अगर प्रोब सही होगा, 100% हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, तो फिर प्रोब उसके टारगेट डीएनए के साथ बाइंड कर सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रेंजेंसी हमने इंक्रीज करा दिया। ठीक, अब हमेशा जब भी तुम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो, स्ट्रिंजेंसी तुम हाई रखोगे ऑलवेज। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो खुद दो तरीके का हो सकता है। पहले तरीके का हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन हाइब्रिडाइजेशन। सॉल्यूशन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये निकल के आता है कि यहाँ पे जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा, एक सॉल्यूशन के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक ट्यूब ले लिया, और इस ट्यूब में पूरा का पूरा बफर भरा हुआ था। इस बफर में टारगेट डीएनए है हमारा। अब टारगेट डीएनए के साथ ही साथ हमने प्रोब भी डाल दिया। क्या डाल दिया यहाँ पे, प्रोब भी डाल दिया। तो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इट इज टारगेट, और ये जो रेड कलर का है हमने यहाँ पे डाल दिया है प्रोब। और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है यूवी लाइट इल्यूमिनेटर, जो कि 260 नैनोमीटर की लाइट कंटिन्यूअसली इसके ऊपर डाल रहा है। और सेम यहां से फिर ये लाइट निकल रही है और
यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है जो कि चेक कर रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब तुमको ये चीज सिंपल सा पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन एट 260 nm, अगर 260 नैनोमीटर की लाइट है तो जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। फ्री न्यूक्लियोटाइड के बाद जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एब्जॉर्ब करता है, और सबसे कम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए करता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में फ्री न्यूक्लियोटाइड तो है नहीं, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो जब तक टारगेट डीएनए प्रोब के साथ बाइंड नहीं है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होते रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रोब आया और प्रोब किसके साथ बाइंड करना स्टार्ट कर गया, टारगेट डीएनए के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर गया, तो जो तुम्हारा प्रो टारगेट डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ना रह के क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड रह जाएगा। और जैसे ही वो डबल स्ट्रैंडेड होगा एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तुमको ये चीज दिखा देते हैं। पहले एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कम होगा, लेकिन जैसे ही वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो इधर एब्जॉर्प्शन है, इधर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जब तक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो तो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही प्रोब उसके साथ बाइंड करेगा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा। और इसी एब्जॉर्प्शन का कम हो जाना कहलाता है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। क्या कहलाता है, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कहलाता है। इसी का एक उल्टा इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम हाइपर क्रोमिक। हाइपर मतलब ज्यादा क्रोमिक इफेक्ट। अब हाइपर क्रोमिक इफेक्ट कब होता है, जस्ट उल्टा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि कम एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जैसे ही तुम उसको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे वो ज्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन का बढ़ जाना कहलाता है हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। एब्जॉर्प्शन का कम हो जाना कहलाता है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तुमको कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है चीज? सर, हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बीच में ओडी में डिफरेंस कैसे होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है उसके पास एक फ्री OH मतलब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं 2' और 3' पे, जिसकी हाँ, वजह से वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन में हो रहा है तो सॉल्यूशन हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा हाइपोक्रोमिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो सॉल्यूशन का हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरे तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है जिसको कहा जाता है फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन। सॉल्यूशन हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन। अब फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन कई तरीके का हो सकता है, चलो देखते हैं। पहले तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है सदर्न हाइब्रिडाइजेशन।
पहले तरीके का हाइब्रिडाइजेशन जो है उसे कहा जाता है सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन या फिर इसको सदर्न ब्लॉटिंग भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और ब्लॉटिंग में अंतर पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर में। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन या फिर सदर्न ब्लॉटिंग में जो इंटरएक्शन होता है वो होता है डीएनए और डीएनए का इंटरएक्शन। मतलब हमारा अगर एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ इंटरैक्ट करेगा तो उसको सदर्न हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन के बाद नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन या फिर ब्लॉटिंग देखने को मिल सकती है। और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के दौरान यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो होता है डीएनए और आरएनए के बीच में इंटरेक्शन। मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जाके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसको कहा जाएगा नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन। नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन के बाद या फिर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बाद एक आता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग या फिर वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन। इसमें प्रोटीन अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो प्रोटीन प्रोटीन का इंटरेक्शन जो है उसको कहा जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अगर ये दोनों प्रोटीन एंटीजन और एंटीबॉडी होते, ये भी चीज समझ लो, अगर ये प्रोटीन एंटीजन और एंटीबॉडी होते तो इसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग ना बोल के इम्यूनो ब्लॉटिंग बोल दिया जाता। क्या बोल दिया जाता? इम्यूनो ब्लॉटिंग बोल दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग का ही एक तरीका है, क्योंकि एंटीजन अगर प्रोटीन हो और एंटीबॉडी भी प्रोटीन हो और दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो तो उसको इम्यूनो ब्लॉटिंग कहा जा सकता है। अब ऐसे ही और भी तरीके के इंटरेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब पहले तो सदर्न का मतलब समझो। सदर्न का मतलब डीएनए की ब्लॉटिंग, वेस्टर्न मतलब प्रोटीन की ब्लॉटिंग। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो किसके बीच में होगा? यहाँ पे इंटरेक्शन होगा डीएनए प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन। डीएनए और प्रोटीन के बीच के इंटरेक्शन को साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोला जाएगा। वहीं पे नॉर्थ वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी हो सकता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न ब्लॉटिंग में देखो, नॉर्थ का मतलब है आरएनए और वेस्टर्न का मतलब है प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन का इंटरएक्शन हो तो उसको नॉर्थ वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहा जा सकता है। नॉर्थ वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बाद बस इतना ही। इतने तरीके के इंटरेक्शन तुमको देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक भी है। अगर नहीं याद होता होगा तो स्नोड्रॉप। सदर्न का मतलब होता है डीएनए का, डीएनए डीएनए इंटरेक्शन। नदर्न का होता है
आरएनए आरएनए का इंटरेक्शन, वेस्टर्न का मतलब होता है प्रोटीन प्रोटीन का इंटरेक्शन, और ओ से वो कैंसिल हो जाता है। तो इस टेक्निक से तुम याद रख सकते हो चाहो तो। स्नो ड्रॉप। चलो तो अब एक काम करते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग करना कैसे है, तो मान लो तुमको बैक्टीरिया का सेल से क्या करना है, एक टारगेट डीएनए आइसोलेट करना है, टारगेट डीएनए का पता लगाना है कि बैक्टीरिया के अंदर कोई एक पर्टिकुलर जीन है या फिर नहीं है, या फिर वो जीन तुमने डाला है, हो सकता है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है बैक्टीरिया के सेल में, वो पता करने के लिए तुम लोग सदर्न ब्लॉटिंग कर सकते हो। मान लो कि तुम ये देखना चाह रहे हो कि बैक्टीरिया के सेल में लैक परमिएज का जो जीन है वो है कि नहीं, बैक्टीरिया के जीनोम में लैक परमिएज का जीन है कि नहीं है वो देखना चाह रहे हो। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले 1 ml बैक्टीरिया सेल का कल्चर ले लिया। तुमने क्या किया, 1 ml बैक्टीरियल सेल कल्चर ले लिया। इस 1 ml बैक्टीरिया के सेल के कल्चर में लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुमने इन बैक्टीरिया का जीनोम को आइसोलेट कर लिया, पूरा जीनोमिक डीएनए को आइसोलेशन किया, और जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करने के बाद उसका फ्रेगमेंटेशन करवा दिया। अब ये फ्रेगमेंटेशन तुम रैंडमली करवा सकते हो। रैंडमली का मतलब क्या है, तुम उसका वाइब्रेशन कर सकते हो, सोनिकेशन, तो डीएनए टूट जाएगा फ्रेगमेंट्स के फॉर्म, या फिर स्पेसिफिकली करवा सकते हो। किसका यूज करके, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके तुम क्या कर सकते हो, उसका फ्रेगमेंटेशन करा सकते हो। और एक बार जब उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लो। क्या करा लो, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लो। लो, तुमने क्या कर दिया, बैक्टीरिया सेल ले लिया, बैक्टीरिया सेल का इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लिया। ये है तुम्हारा जेल जिसमें 2 वेल बने हुए हैं। ये हो गया मार्कर, और ये हो गया तुम्हारा डीएनए का बैंड, जीनोमिक डीएनए जिसका फ्रेगमेंटेशन हो चुका था उसका बैंड। तुमने कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दिया है तुमने। अब एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 1% सॉल्यूशन, 1% एगारोस लेके करवाया था, तुमको अलग अलग बैंड मिल चुका है। अब एक बार जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो चुका है तो अब तुम कराओगे इसका ब्लॉटिंग। अब ब्लॉटिंग किसे कहा जाता है, तो ब्लॉटिंग कहा जाता है, देखो अभी तक ये डीएनए किसमें था, जेल में था, ये एगारोस का जेल है। हमारा डीएनए अभी तक एगारोस के जेल में है, और हम लोग चाहते हैं कि इस डीएनए को एगारोस के जेल से किसी मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसी ट्रांसफर का प्रोसेस कहलाता है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए
आरएनए और प्रोटीन फ्रॉम द जेल टू द मेम्ब्रेन इज नोन एज ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग का मतलब बस हम लोग को लिख लेना है। ब्लॉटिंग का मतलब क्या निकल के आता है? ट्रांसफर ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन फ्रॉम जेल टू एनी मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन नाइट्रोसेल्यूलोज का मेम्ब्रेन हो सकता है या फिर किसी दूसरे केमिकल नेचर का मेम्ब्रेन हो सकता है। अब तुम अगर डीएनए का ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको तुम बोलोगे सदर्न ब्लॉटिंग। अगर तुम आरएनए का ट्रांसफर कर रहे हो तो तुम उसको बोलोगे नदर्न ब्लॉटिंग। और अगर प्रोटीन का ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको बोलोगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो देखो, ब्लॉटिंग का मतलब सिंपल सा है, जेल से किसी मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करना है। अभी हाइब्रिडाइजेशन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है, वो बाद में होगा। लेकिन ब्लॉटिंग का मतलब क्या हो जाता है? ब्लॉटिंग का मतलब तुम डीएनए को जेल से निकाल के नाइट्रोसेल्यूलोज के मेम्ब्रेन पे डाल रहे हैं, उसको बोल देंगे हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग। तो चलो सदर्न ब्लॉटिंग कराते हैं। इस ब्लॉटिंग में भी हम लोग कौन सा ब्लॉटिंग करा रहे हैं? सदर्न ब्लॉटिंग। कैसे कराना है सदर्न ब्लॉटिंग? तो चलो ब्लॉटिंग का चैम्बर बनाते हैं। मान लो ये है ब्लॉटिंग चैम्बर। ब्लॉटिंग चैम्बर में क्या होगा? नीचे की तरफ एक बफर भरा हुआ होगा जिसका नाम रहेगा ब्लॉटिंग बफर या फिर ट्रांसफर बफर। हम लोग ब्लॉटिंग बफर ही लिख रहे हैं। अब तुमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है ज्यादा। जो जेल है उसको इस ब्लॉटिंग बफर में डाल दो। ये है हमारा जेल जिसमें डीएनए है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जिस जेल में डीएनए है हमने उसको डाल दिया। उसके बाद इसके ऊपर एक नाइट्रोसेल्यूलोज का मेम्ब्रेन डाल दिया। इसके बाद हमने एक नाइट्रोसेल्यूलोज का मेम्ब्रेन डाल दिया यहां पे। इसके ऊपर बहुत सारे पेपर टॉवल डाल देंगे। यह है पेपर टॉवल। और इसके ऊपर एक वेट लगा देंगे। अब होगा क्या? पेपर टॉवल की वजह से जो हमारा ये जो जेल बफर है, ट्रांसफर बफर, ब्लॉटिंग बफर, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्योंकि कागज जो है वो जेल को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो बफर है वो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब वो बफर ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो वो अपने साथ साथ इस जेल में जो डीएनए प्रेजेंट है उस डीएनए को भी क्या करता जाएगा? मूव करता जाएगा। और मूव करके वो उसको कहां ले जाएगा? तो वो उसको ले जाएगा, मान लो कि ये रहा यहाँ पे डीएनए का बैंड था, तो ये डीएनए जो है वो बफर के साथ साथ ऊपर जाएगा और ऊपर जाके नाइट्रोसेल्यूलोज के मेम्ब्रेन से चिपक जाएगा।
मतलब जो हमारा डीएनए का सैंपल था वो जाके नाइट्रोसेल्यूलोज के मेम्ब्रेन के ऊपर स्टिक हो जाएगा और बाकी बफर जो है और ऊपर तक जा सकता। अब अगर इस चीज को तुम क्या करो, ऐसे ही करो तो लगभग रात भर के लिए तुमको छोड़ना पड़ेगा। रात भर छोड़ोगे तब तुम्हारा डीएनए जाके इस तरीके से सेपरेट हो। इसी प्रोसेस को तुम फास्ट करना चाहते हो तो यहां से वैक्यूम जोड़ दो। वैक्यूम पंप को जैसे ही जोड़ोगे तो वैक्यूम पंप के कारण यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और ये प्रोसेस जो है वो पूरी रात ना छोड़ के तुम 2 घंटे के बाद भी क्या कर सकते हो, कंप्लीट करा सकते हो। तो तुमने यहाँ से वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दिया। क्या वेट वेट है यहाँ पे। इस तरीके से तुम्हारे 2 से 3 घंटे के अंदर जो डीएनए का सैंपल जो तुम्हारे जेल के अंदर था वो ट्रांसफर होके नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाता है। अब हमको करना ही ऐसा क्यों है कि हम लोग पहले जेल से इलेक्ट्रोफोरेसिस किए, अब तुम लोग क्या कर रहे हो, नाइट्रोसेल्यूलोज के मेम्ब्रेन के ऊपर उसको ट्रांसफर कर रहे हो। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसका एक सिंपल सा रीजन समझ लो और याद रखना कि जब भी डीएनए जेल के अंदर होता है वो जेल के बीच में होता है। जैसा मैं यहाँ पे फोटो में दिखाया हूं ना, जेल के बिल्कुल बीचों बीच में तुम्हारा डीएनए का सैंपल है। ये जो रेड कलर से दिख रहा है, चाहो तो लिख भी सकते हो, ये डीएनए का सैंपल है। तो जो डीएनए का सैंपल होता है वो जेल के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो अगर तुमको इस डीएनए का स्टडी करना है या फिर इस डीएनए के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो तुमको पहले इस जेल से इसको निकालना पड़ेगा। तो निकाल के तुमने क्या कर लिया, उसको नाइट्रोसेल्यूलोज के मेम्ब्रेन पे डाल दिया। तो वो अब नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के बीच में नहीं जाएगा, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर चिपका हुआ रहेगा। अब जब वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर चिपका हुआ रहेगा ना, तो तुम नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर उस डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जेल के अंदर वो एक्सपेरिमेंट संभव नहीं हो पाएगा। जैसे तुमको हाइब्रिडाइजेशन कराना है, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, अभी तो ब्लॉटिंग करा रहे हैं हम लोग, इसलिए मैंने बोला था ना कि ब्लॉटिंग और हाइब्रिडाइजेशन में अंतर होता है। ब्लॉटिंग हो गया, ब्लॉटिंग में तुमने डीएनए को जेल से निकाल के नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर तुम लोग ले आए हो। अब नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहो, यही शायद सदर्न हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहो, तो वो चीज जेल में संभव नहीं, लेकिन नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर संभव है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पे जो सदर्न ब्लॉटिंग हो रही है वो हो रही है एट डीनेचुरेटिंग कंडीशन। डीनेचुरेटिंग कंडीशन का मतलब ये है कि यहां पे तुम क्या कर रहे हो, ये जो बफर है, ब्लॉटिंग बफर, उसका पीएच ज्यादा रखे हो, या तो फिर उसमें यूरिया मिलाए हो, या तो फिर कोई दूसरा डीनेचुरेटिंग एजेंट डाले हो। तुम उसका पीएच बढ़ा के रखो हो, या फिर उसमें यूरिया डाले हो, या तो फिर कोई दूसरा डीनेचुरेटिंग एजेंट डाले। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होना कहलाता है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेटिंग कंडीशन में अगर तुम सदर्न ब्लॉटिंग करोगे तो यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जब वो नाइट्रोसेल्यूलोज के मेम्ब्रेन पे पहुंचेगा तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ द डीएनए हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ब्लॉटिंग को क्या कर रहे हैं, डीनेचुरेटिंग कंडीशन में कर रहे हैं। तो सदर्न ब्लॉटिंग हो रही है एट द डीनेचुरेटिंग कंडीशन। कैसे मेंटेन किया जा सकता है डीनेचुरेटिंग कंडीशन? तो पीएच बढ़ा दो, यूरिया का अमाउंट बढ़ा दो, या फिर दूसरे डीनेचुरेटिंग एजेंट आते हैं उनका अमाउंट इंक्रीज कर दो, तो तुम्हारा
ये चीज हो जाएगा। अब अल्टीमेटली ब्लॉटिंग हो चुका है, और अल्टीमेटली ब्लॉटिंग होने के बाद जो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन है, उस नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए आ चुका है। अब कैसे डीएनए आया है, तो सिंपल सा चीज, ये चीज समझ लो, जैसा मार्क जो होता है इस जेल के ऊपर होता है, जैसा मार्क इस जेल के ऊपर होता है, सेम वैसे ही मार्क जो होगा वो छप जाएगा तुम्हारे नाइट्रोसेल्युलोज के ऊपर, सेम वही मार्क इसके ऊपर छप जाएगा, बस वेल नहीं होगा यहाँ। सेम वैसे ही छप गया है नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये मेम्ब्रेन जो है वो है नाइट्रोसेल्युलोज का मेम्ब्रेन। बेंडिंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं आता, और डीनेचुरेटिंग कंडीशन में किए हैं तो यहाँ पे ये जो डीएनए है वो हो गया हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। बस अब क्या करो, तुम इसके ऊपर प्रोब डाल दो। अच्छा हाँ, एक चीज और, अब जैसे ही तुम इसको ट्रांसफर कर लिए हो नाइट्रोसेल्युलोज के मेम्ब्रेन पे, अब नाइट्रोसेल्युलोज के मेम्ब्रेन पे डीएनए बाइंडेड रहे, उसके लिए जरूरी है कि तुम इसकी बेकिंग करो। क्या करो? बेकिंग करो। बेकिंग करने का मतलब क्या है कि इस नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन जिसके ऊपर अभी तुरंत तुरंत डीएनए ट्रांसफर हुआ है, उसको 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देना है फॉर दैट 30 मिनट। जब बेकिंग करोगे ना, तो उसकी वजह से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अभी तुरंत नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आया है, वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ इस नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा एफिशिएंसी के साथ इसके ऊपर बाइंड कर जाएगा। ठीक, एक बार जब तुमने इसकी बेकिंग कर दी, तो अब इसके ऊपर प्रोब डाल दो। प्रोब डाल के क्या कराना स्टार्ट कर दो, इसका हाइब्रिडाइजेशन कराना स्टार्ट कर दो। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? एक चैम्बर ले लो, उस चैम्बर में एक बफर ऐड कर दो, जिसको हाइब्रिडाइजेशन बफर कहा जाएगा। ये जो तुम्हारा नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को छोड़ दो यहां पे, इसमें प्रोब डाल दो। प्रोब डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो ये प्रोब जाके अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद जो एक्सेस प्रोब है, ज्यादा जो अभी तक बाइंड नहीं हो पाया है, उसका वॉशिंग कर दो, उसको धो दो, ताकि जो अनबाइंडेड प्रोब है वो यहां से रिलीज हो जाए। और अनबाइंडेड प्रोब जैसे ही एक बार रिलीज हो गया, अब इसका करो विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब, अब याद करो, ये जो प्रोब होता था एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट होता था जो अपने टारगेट डीएनए के साथ बाइंड करता था, और उसके ऊपर टैग जुड़ा हुआ होता था। अब वो टैग फ्लोरोसेंट टैग हो सकता था, या तो फिर कैसा टैग हो सकता था, रेडियो लेबल टैग हो सकता था। वो अब जहां पे वो बाइंड करेगा वो सिग्नल वहीं पे देगा, और प्रोब अपने ही टारगेट से जाके बाइंड करेगा। तो जैसे मान लो तुमने यहां पे बाइंडिंग हुई, तो तुम्हारा विजुअलाइजेशन के बाद सिग्नल जो है वो ओनली और ओनली कहां से मिलेगा? उसी जगह से मिलेगा। विजुअलाइजेशन के बाद जो सिग्नल मिलेगा वो जहां पे प्रोब बाइंड किया था वहीं पे मिलेगा, उसके अलावा और कहीं कहीं पे नहीं मिलेगा। इसे तुम ये पता लगा सकते हो कि हमारा प्रोब इसी से जाके बाइंड किया है, इसके अलावा कहीं बाइंडिंग नहीं। अगर वो एक से ज्यादा जगहों पे बाइंड करता तो एक से ज्यादा जगहों पे तुमको सिग्नल देखने को मिल जाता। ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन
सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन हो गया है तुम्हारा। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ सदर्न हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, ताकि तुम लोगों को चीजें समझ में आ जाए। लिख लिए हो इसको? यस सर। चलो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज हुआ सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन या फिर सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब होता है डीएनए और डीएनए की ब्लॉटिंग। तुमने क्या किया, पहले जीनोम आइसोलेट किया, उसको फ्रेगमेंट किया, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो बेंडिंग पैटर्न बना था, उस बेंडिंग पैटर्न को तुमने ब्लॉट कर लिया। सदर्न ब्लॉटिंग करा, मतलब डीएनए को जेल से निकाल के नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर लिया। और जब तुम ट्रांसफर कर रहे थे यानी कि ब्लॉटिंग कर रहे थे, तो डीनेचुरेटिंग कंडीशन में कर रहे थे, ताकि जो तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ द डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ द डीएनए में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, पहले तो तुमने उसकी करी बेकिंग। बेकिंग का मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को मैच्योर करने से क्या हो जाता है, तुम्हारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ द डीएनए है वो ज्यादा मजबूती के साथ मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर सकता है, और बाद में तुम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो तो भी उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगा। बेकिंग करने के बाद तुमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन बफर में प्रोब डाल दिया, और प्रोब जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही। प्रोब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तब तो डीएनए जाके डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज होगा। हाइब्रिडाइजेशन बफर में ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ ही हाइब्रिडाइजेशन किया। और हाइब्रिडाइजेशन जब एक बार हो गया तो क्या होता है कि कुछ प्रोब्स ऐसे होते हैं जो कहीं पे भी बाइंड नहीं होते। उन प्रोब्स को हमको क्या करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो वॉशिंग करेंगे, और वॉशिंग करने के बाद ये देखेंगे कि हमारा प्रोब बाइंड हुआ भी है कि नहीं हुआ। अगर प्रोब की बाइंडिंग हुई है तो फिर मेम्ब्रेन के ऊपर से सिग्नल मिलेगा, अगर बाइंडिंग नहीं हुई है तो फिर सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग के बाद अब क्या करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को भी पढ़ लेते हैं। अब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम लोग आरएनए और डीएनए की ब्लॉटिंग कराते हैं। तो तुमको जब आरएनए की ब्लॉटिंग करना है तो तुमको सेल का कल्चर लेना पड़ेगा, और फिर आरएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। सेल का कल्चर लिया तुमने और आरएनए को आइसोलेट कर लिया। आरएनए को आइसोलेट करने के बाद तुमने आरएनए का जो भी सैंपल था उसका एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लिया। और जब यहां पे जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे थे, तभी तुमने डीनेचुरेटिंग कंडीशन ले लिया था। तभी तुमने यहां पे यूरिया का यूज कर लिया था। यूरिया के अलावा एक और डीनेचुरेटिंग एजेंट है, उसका नाम याद कर लो, फॉर्मामाइड। डीनेचुरेटिंग कंडीशन मतलब यूरिया या फिर फॉर्मामाइड का यूज करके तुमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी। अब क्यों हम लोग यहाँ पे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान ही डीनेचुरेटिंग कंडीशन मेंटेन कर दिए हैं? रीजन ये है क्योंकि कुछ आरएनए ऐसे होते हैं
जो अपने सेकेंडरी या फिर टर्सरी कन्फर्मेशन में पाए जाते हैं। मतलब हेयर पिन लूप्स का फॉर्मेशन हो सकता है वहां पे। तो जब डीनेचुरेटिंग कंडीशन में तुम इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो वहां पे हेयर पिन लूप्स नहीं बनेंगे। हेयर पिन लूप्स नहीं बनेंगे तो तुमको लीनियर आरएनए जो है वो सेपरेट होते हुए मिलेंगे। तो ये हुआ तुम्हारा एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद तुम इसका करवा सकते हो ब्लॉटिंग। अब वो डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है ना बार बार कि एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमको अलग अलग बैंड मिला, लेकिन वो जो आरएनए का सैंपल है वो जेल के बीच में फंसा हुआ है, तो तुम उसको ब्लॉटिंग चैम्बर में डाल ले, ब्लॉटिंग बफर डाल ले, ब्लॉटिंग बफर डालने के बाद ऊपर में मेम्ब्रेन डाल ले, पेपर टॉवल डाल ले, वेट डाल ले, वैक्यूम लगाए, सब चीज वही हो रहा है, ब्लॉटिंग होने दिए। अब यहाँ पे आरएनए का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग बोलेंगे। ठीक। अब एक बार जब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो गई तो फिर बेकिंग। अच्छा, अब देखो डीएनए के केस में हमने क्या किया था, बेकिंग किया था, याद है। लेकिन आरएनए के केस में हम लोग बेकिंग नहीं कर सकते क्योंकि आरएनए जो होता है वो कम स्टेबल होता है, इट इज लेस स्टेबल देन द डीएनए। तो तुम बेकिंग नहीं करते हुए तुम क्या करोगे, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब ये फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो एक फिक्सेटिंग एजेंट होता है, जिसके कारण तुम्हारा आरएनए जो है वो ज्यादा अच्छे से बाइंड कर सकता है। और साथ ही जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, वो जो हाइब्रिडाइजेशन का टेम्परेचर होता है उसको भी कम कर देता है। एनेलिंग टेम्परेचर याद करो, हमको हाई स्ट्रिंजेंसी मेंटेन करना था। हाई स्ट्रिंजेंसी मेंटेन करने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बेकिंग ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आरएनए जो होता है वो ज्यादा टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान स्ट्रिंजेंसी मेंटेन करने के लिए हम ज्यादा टेम्परेचर नहीं रख सकते हैं, तो हम फॉर्मएल्डिहाइड यूज करेंगे। तो चलो अभी फॉर्मएल्डिहाइड यूज नहीं करते हैं। अभी हमने बेकिंग नहीं करा क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे आरएनए डिग्रेड हो सकता है। हमने क्या किया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कराया। अच्छा, एक चीज और याद रखना, आरएनए और आरएनए का भी इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको भी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन ही कहा जाता है। अगर आरएनए आरएनए का हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे आरएनए डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन हो, वो नॉर्दर्न नहीं कहलाता। अल्टीमेटली एक वर्ड, एक लाइन में अगर हम बोले तो अगर आरएनए का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो वो नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन। और नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग करा रहे होंगे तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड यूज करेंगे। और ये फॉर्मेल्डिहाइड क्यों यूज किया जा रहा है, ताकि हम लोग एनेलिंग टेम्परेचर को कम कर सकें। Formaldehyde is used for the lowering of the annealing temperature। अब हमको एनेलिंग टेम्परेचर को कम इसलिए करना है क्योंकि आरएनए जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है एट द हायर टेम्परेचर। इसीलिए हम लोग ज्यादा टेम्परेचर यूज नहीं कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करेंगे। और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, वो एक फिक्सेटिव एजेंट होता है, जिसकी वजह से एनेलिंग टेम्परेचर कम हो गया है, आरएनए डिग्रेड हो गया है। सॉरी, आरएनए डिग्रेड नहीं हुआ है, आरएनए डिग्रेड होने से बच गया है। अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, उसके बाद वॉशिंग कर लो ताकि जो एक्सेस प्रोब है वो निकल जाए। और वॉशिंग करने के बाद विजुअलाइजेशन, अगर बाइंडिंग हुई है तो सिग्नल मिलेगा, नहीं हुई है तो सिग्नल नहीं मिलेगा।
अब देखो, अब ब्लॉटिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों करवा रहे हैं, तो यूज समझ लो। तो वापस आ जाना तुम लोग कहाँ पे, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में या फिर सदर्न ब्लॉटिंग में। तो हम लोग को सदर्न ब्लॉटिंग का यूज किस लिए करना है, किस लिए यूज किया जा सकता है सदर्न ब्लॉटिंग को। तो सदर्न ब्लॉटिंग का यूज इसलिए ऐसे कर सकते हैं कि किसी एक सेल के अंदर टारगेट डीएनए है कि नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना कि बैक्टीरिया में लैक परमिएज का जीन है कि नहीं है। तो लैक परमिएज का जो जीन होता है उसके अगेंस्ट प्रोब बनाओ, ताकि वो प्रोब लैक परमिएज के जीन के ऊपर ही जाके बाइंड करे। अगर लैक परमिएज का जीन होगा तो वो प्रोब बाइंड करेगा, हमको सिग्नल मिलेगा। अगर लैक परमिएज का जीन ही नहीं होगा तो प्रोब उसके साथ बाइंड नहीं करेगा, और बाइंड नहीं करेगा तो हम लोग ये बता सकते हैं कि इसके अंदर लैक परमिएज का जीन जो है वो एब्सेंट है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, म्यूटेशन स्पेसिफिक प्रोब बना सकते हो। म्यूटेशन स्पेसिफिक मतलब ये भी चेक कर सकते हो सदर्न ब्लॉटिंग का यूज करके कि कहीं म्यूटेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन वो ज्यादा एडवांस चीज हो जाएगा, तो उस चीज को यहाँ पे अभी कोशिश मत करो। बस इतना चीज याद रखना कि सदर्न ब्लॉटिंग का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग ये पता कर पाए कि टारगेट डीएनए प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो चलो मान लो कि तुमने सदर्न हाइब्रिडाइजेशन कराया और तुमको सिग्नल मिल गया, इसका मतलब यही है कि वो टारगेट डीएनए यहां पे प्रेजेंट है। अब टारगेट डीएनए प्रेजेंट है तो क्या उससे आरएनए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसका पता हम लोग लगा सकते हैं बाय यूजिंग नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे हम लोग इसका यूज किस लिए कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसमें हम लोग तीन चीजें पता लगा सकते हैं। पहला चीज तो ये पता लगा सकते हैं कि जीन का एक्सप्रेशन ऑन है कि ऑफ है। क्या पता लगा सकते हैं, जीन का एक्सप्रेशन ऑन है कि ऑफ है। अगर जीन एक्सप्रेशन ऑन है मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है और नदर्न हाइब्रिडाइजेशन में बैंड मिलेगा। बैंड मिला मतलब आरएनए प्रेजेंट है, मतलब जीन एक्सप्रेशन ऑन है। अगर बैंड ही नहीं मिला मतलब भूल जाओ, यहाँ पे तुम्हारा नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन में आरएनए एब्सेंट था, इसीलिए बैंड नहीं मिला, तुमको ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा। तो हम ये बता सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन ऑन है कि ऑफ है। दूसरा चीज हम ये भी बता सकते हैं कि लेवल ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। लेवल ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। अब लेवल ऑफ एक्सप्रेशन तुम कैसे बता सकते हो, बैंड की चौड़ाई देखो। अगर बैंड बहुत ज्यादा चौड़ा है मतलब बहुत ज्यादा आरएनए बने हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल हाई है। अगर बैंड पतला है मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल कम है, मतलब आरएनए जो है वो कम बना है। अगर बैंड है ही नहीं मतलब समझ जाओ कि वहां पे एक्सप्रेशन ही नहीं हो रहा है। लेवल ऑफ एक्सप्रेशन के अलावा तुम लोग हाफ लाइफ भी निकाल सकते हो। हाफ लाइफ ऑफ द आरएनए कैन बी डिटेक्टेड। हाफ लाइफ ऑफ आरएनए कैन बी डिटेक्टेड। अब ये तीनों चीजों समझो कि कैसे पता लगा सकते हैं हम लोग। तो चलो क्या करते हैं, हम लोग एक जेल बनाते हैं। लो, ब्लॉटिंग किया हमने, यहां पे किया है हमने सदर्न ब्लॉटिंग। इधर हम लोग पूरा कर रहे हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में हमको ये पता चला कि ये रहा बैंड।
अब सदर्न ब्लॉटिंग में बैंड दिख रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? सदर्न ब्लॉटिंग में बैंड दिख रहा है, इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि डीएनए तो प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किया। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जब हम कर रहे हैं तो यहां पे बैंड तो मिल रहा है, यहां पे भी बैंड मिल रहा है। अब देखो, बैंड मिलने का मतलब यह है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में कि ट्रांसक्रिप्शन ऑन है, जबकि एक और बना लेते हैं, यहां पे बैंड एब्सेंट कर देते हैं। अब इन दोनों केस में तुमको क्या दिख रहा है? बैंड प्रेजेंट है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में। बैंड प्रेजेंट होने का रिजल्ट ये निकल के आता है कि हाँ, आरएनए बन रहा है। लेकिन बैंड की चौड़ाई देखो, एक में बैंड पतला है, एक में बैंड मोटा है, मतलब यहां पे एक्सप्रेशन जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पे बैंड की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे बैंड ही नहीं, नो बैंड। नो बैंड का मतलब क्या निकल के आता है? ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो रहा। नो बैंड मीन्स नो ट्रांसक्रिप्शन। थिक बैंड मतलब हायर एक्सप्रेशन, थिन बैंड मतलब कि लोअर एक्सप्रेशन। अब तुम लोगों ने ये तो बता लिया नदर्न ब्लॉटिंग का देख के कि जीन एक्सप्रेशन ऑन है कि ऑफ है। अगर बैंड ही नहीं है मतलब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ है, बैंड है मतलब ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। बैंड पतला है तो एक्सप्रेशन कम हो रहा है, बैंड मोटा है तो एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है। हाफ लाइफ कैसे बता सकते हो? तो हाफ लाइफ बताने के लिए तुम क्या कर सकते हो? अलग 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 टाइम पे तुम ब्लॉटिंग करा लो। अलग अलग टाइम पे मतलब कि सेल को तुमने कोई एक सिग्नल दिया और सिग्नल देने के 0 मिनट के बाद तुमने क्या कर लिया? वहां पे आरएनए का लेवल चेक कर लिया। लो, ये निकला तुम्हारे आरएनए का लेवल। लेकिन हम लोग को ये पता है कि आरएनए जो होता है वो ज्यादा देर के लिए स्टेबल नहीं रहता है, कुछ देर के लिए स्टेबल रहता है। फिर उस सिग्नल देने के 10 मिनट के बाद तुमने क्या किया? फिर से बैंड देखा। इस बार बैंड की जो चौड़ाई थी तुम्हारी वो पहले की तुलना में थोड़ी सी कम हो गई है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आरएनए है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। 10 मिनट के बाद तुमने क्या किया? 30 मिनट के बाद देखा तो तुमको ये पता चला कि आरएनए अभी भी देखने को मिल रहा है लेकिन बैंड बहुत पतला है। फिर तुमने 40 मिनट के बाद देखा तो बैंड गायब हो चुका था। तो ये बता सकते हो कि सिग्नल देने के बाद 30 मिनट तक, 30 से 35 मिनट तक आरएनए देखने को मिलता है, लेकिन 40 मिनट के बाद क्या हो जाता है? आरएनए गायब हो जाता है। तो आरएनए का लाइफ जो है वो 40 मिनट का है, 30 मिनट का है, उसका हाफ लाइफ लगभग 15 मिनट का होता होगा। समझ में आया? 15 से 16 मिनट में हमारा आरएनए 100% से 50% पे आ जाता है और अगले 15-16 मिनट में वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो नदर्न ब्लॉटिंग से ये 3 चीजें तुम लोग आसानी से बता सकते हो कि जीन का एक्सप्रेशन ऑन है कि नहीं है। एक्सप्रेशन ऑन है तो एक्सप्रेशन का लेबल क्या है। एक्सप्रेशन का लेबल पता चल गया तो ये बता दो कि हाफ लाइफ कितना है। वो सब कुछ हम लोग नदर्न ब्लॉटिंग का यूज करके कर सकते हैं।
तो दिस इज, अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। इसके अलावा इसी तरीके से हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी कर सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा तुमको, बस प्रोटीन आइसोलेट करो, उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी को पकड़ो जिसको टैग किया गया है और उस एंटीबॉडी से बाइंडिंग करवा दो। चलो समझाता हूं कैसे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी करा लेते हैं आज ही। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग कराने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सेल कल्चर लेना पड़ेगा। सेल कल्चर से प्रोटीन को आइसोलेट करना पड़ेगा और प्रोटीन आइसोलेट करने के बाद उसका एचडीएस पेज कराना पड़ेगा। अब एचडीएस पेज कैसे कराना है ये चीज तो तुम लोग सीख गए। एचडीएस पेज जब तुम कराओगे तो एचडीएस पेज कराने के बाद ये रहा मार्कर और ये रहा तुम्हारा प्रोटीन का बैंड। अब क्या कर लो, तुम इसको ब्लॉट कर लो। ब्लॉट करने का मतलब ये जो एचडीएस पेज वाला जेल है उससे तुम इसको ट्रांसफर कर दो मेम्ब्रेन के ऊपर, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग जब हो गया तो अब तुम क्या करवाओ, बाइंडिंग करवाओ। कुछ नहीं करना है, एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू टारगेट प्रोटीन यूज करो। और एंटीबॉडी स्पेसिफिक प्रोटीन के अगेंस्ट में यूज करोगे तो क्या होगा, एंटीबॉडी जाके किसी एक टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा टारगेट प्रोटीन है तो इसके साथ जाके एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगा। और ये जो एंटीबॉडी है ना उसको हमने टैग करके रखा है। टैग किसके इस द्वारा किया जा सकता है, हो सकता है इसके ऊपर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन ऐड कर दिया जाए। जैसे ही उसके ऊपर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन रहेगा, जब तुम उसको ब्लू लाइट दोगे तो ये ग्रीन कलर का चमकेगा। या फिर हो सकता है इस पे तुमने कोई एक एंजाइम ऐड कर दिया है, इसका सब्सट्रेट डालो तो कलर मिल जाएगा तुमको यहाँ पे। तो जहां पे भी कलर मिला तुमको समझ जाना है कि हाँ ये अपना टारगेट प्रोटीन है। तो यहाँ पे टैग्ड एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू प्रोटीन लिए हैं, तो इसी को बोलेंगे हम लोग वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी जो कि खुद एक प्रोटीन होता है अपने टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये हो गया तुम्हारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग की चीज। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्निक्स है जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, पढ़ेंगे आराम से। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल कर लेंगे।